गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है शीत युद्ध का प्रभाव। इसके पहले के वीडियो में हमने ये अध्ययन किया था कि शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध की प्रकृति क्या है, शीत युद्ध के क्या प्रमुख लक्षण रहे। आज हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध के क्या प्रभाव पड़े। शीत युद्ध क्या है, थोड़ा सा संक्षेप में मैं फिर से इसको रिवाइज करती हूँ। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद विश्व में दो महाशक्तियाँ रह जाती है, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ। अमेरिका सपोर्ट कर रहा था पूंजीवादी विचारधारा को और सोवियत संघ सपोर्ट कर रहा था साम्यवादी विचारधारा को। तो दोनों के बीच एक तरह का शीत युद्ध प्रारंभ हो जाता है, जिसका अभिप्राय था प्रत्यक्ष युद्ध के अलावा अन्य सभी साधनों से एक दूसरे की स्थिति कमजोर करने का प्रयास करना। और ये शीत युद्ध 1945 से प्रारंभ होकर 1991 तक चला, जब तक कि सोवियत संघ का विघटन नहीं हो जाता। तो ये जो पूरा काल रहा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, इस दौरान जो भी घटनाएं हुई उन्हें हम शीत युद्ध के परिप्रेक्ष्य में ही समझते हैं। तो आज हम ये देखते हैं कि शीत युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, किस तरीके से इसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित किया। सबसे पहली बात हम इसमें करते हैं कि विश्व का दो गुटों में विभाजित होना। शीत युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति दो गुटों में विभाजित हो गई। एक गुट का नेता था अमेरिका और दूसरे गुट का नेता था सोवियत संघ। अमेरिका सपोर्ट कर रहा था पूंजीवाद को। अमेरिका चाहता था कि विश्व के अधिक से अधिक देशों में पूंजीवाद की स्थापना हो, लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था हो। दूसरी तरफ सोवियत संघ सपोर्ट कर रहा था साम्यवादी विचारधारा को। सोवियत संघ ये चाहता था कि विश्व के सभी देशों में साम्यवादी व्यवस्था स्थापित हो। और देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद बहुत सारे जो देश थे वो आज़ाद भी हुए, और या तो ये देश अमेरिका के गुट में जाते या देश सोवियत संघ के गुट में जाते। और इनके लिए ये ज़रूरी भी था, क्योंकि ये वो देश थे जो नए नए आज़ाद हुए थे और इन्हें अपने डेवलपमेंट के लिए किसी ना किसी महाशक्ति के संरक्षण की आवश्यकता थी। तो अगर हम देखें तो 1945 के बाद हमें विश्व राजनीति द्विगुटीय दिखाई देती है कि जितने भी देश थे या तो वो अमेरिका के गुट में जा रहे थे या सोवियत संघ के गुट में जा रहे थे। और विश्व राजनीति का माहौल ऐसा हो गया था कि दो ग्रुप बन गए थे कि या तो अमेरिका के ग्रुप में है कोई देश या सोवियत संघ के ग्रुप में। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई कि शीत युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो स्वरूप है वो द्विगुटीय हो गया। दूसरा पॉइंट है इसमें हमारा आतंक और अविश्वास के दायरे में विस्तार। पहली बात अभी हमने ली कि विश्व दो गुटों में विभाजित हो गया था और ये दोनों ही गुट दो अलग अलग विचारधाराओं को सपोर्ट कर रहे थे। दोनों गुट एक दूसरे के विरोधी थे और ये दोनों गुट ये प्रयास करते थे कि किसी ना किसी तरीके से सामने वाले गुट को नुकसान पहुंचाया जाए। इसके लिए वो अलग अलग तरीके अपनाते थे, जैसे कि प्रचार का तरीका अपनाना या सामने वाले देश की सरकार को कमज़ोर करना, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन को डाउन करने का प्रयास करना। तो किसी भी तरीके से सामने वाले गुट की स्थिति को कमज़ोर करने का प्रयास दूसरा गुट करता था। इससे क्या हो गया कि विश्व राजनीति में एक डर और अविश्वास का माहौल बन गया। राष्ट्रों को ये डर लगता, देशों के बीच में ये भय व्याप्त हो गया था कि कभी भी तृतीय विश्व युद्ध छिड़ सकता है। और इसीलिए पंडित नेहरू ने ये स्टेटमेंट दिया था कि हम निलंबित मृत्युदंड के माहौल में रह रहे हैं। अर्थात जो माहौल है वो बिल्कुल अविश्वास का है, माहौल इस तरह का है कि कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। तो पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक भय का माहौल था। कोई भी देश दूसरे देश पर भरोसा नहीं कर रहा था, देशों के बीच में आपस में तनाव था, अविश्वास था। तो दूसरा शीत युद्ध का मेन प्रभाव ये पड़ा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भय का, आतंक का और अविश्वास का माहौल बन गया। तीसरा पॉइंट है आणविक युद्ध की संभावना का भय।
शीत युद्ध होने से क्या हुआ कि देशों के बीच में अस्त्र शस्त्रों की होड़ भी प्रारंभ हो गई। मैंने आपको बताया था कि 1945 में अमेरिका ने अणुबम बना लिया था, और जब अमेरिका ने अणुबम बनाया तो सोवियत संघ ने भी इसके लिए प्रयास शुरू कर दिए। अब राष्ट्रों को ये डर लगने लगा था कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होगा तो वो आणविक युद्ध होगा। और इसी समय देखिए जो क्यूबा संकट आया। क्यूबा संकट क्या है, इसके बारे में मैं संक्षेप में आपको बताती हूँ। क्यूबा संकट 1962 में, जो क्यूबा है ये अमेरिका के पास में ही एक छोटा सा द्वीपीय राष्ट्र है क्यूबा। और क्या हुआ कि सोवियत संघ ने इस क्यूबा में, ये जो छोटा सा राष्ट्र है क्यूबा, आप मैप में देख सकते हैं, अमेरिका ने क्या, सोवियत संघ ने क्या किया कि उसने क्यूबा में मिसाइलों की तैनाती शुरू कर दी। और ये मिसाइल्स ऐसी थी जिससे कि अमेरिका पर वार किया जा सकता था। तो जब ये जानकारी राष्ट्रपति को मिली, अमेरिका के राष्ट्रपति को जब ये जानकारी मिली, तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्यूबा और सोवियत संघ को धमकी दी कि तुरंत मिसाइलें क्यूबा से हटाई जाए। और सोवियत संघ ने परिस्थितियों को देखते हुए अपनी मिसाइल्स क्यूबा से हटा ली। अगर सोवियत संघ क्यूबा से अपनी मिसाइल नहीं हटाता तो सभी राष्ट्रों के मन में ये भय बैठ गया था कि अब तीसरा विश्व युद्ध होगा। तो ये जो क्यूबा संकट रहा, इस क्यूबा संकट के समय भी विश्व राजनीति का माहौल बहुत अधिक तनावपूर्ण हो गया। फोर्थ पॉइंट है सैनिक संधियों एवं सैनिक गठबंधनों का बाहुल्य। देखिए, इस समय क्या था कि हर एक गुट ये चाहता था कि वो स्ट्रांग बने। और स्ट्रांग बनने के लिए क्या हुआ कि इन गुटों ने, अमेरिका वाले गुट, अमेरिका और सोवियत संघ, ये जो दो अलग अलग गुट बन गए थे, इन दोनों ही गुटों ने अपने अपने सपोर्टर्स देशों को लेकर अपने ग्रुप बनाने प्रारंभ कर दिए। ऐसा ही एक ग्रुप बना 1949 में, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जो नाटो था, नाटो अमेरिका की लीडरशिप में बनाया गया, और इसमें जो अमेरिका के सपोर्टिव कंट्रीज थे, जो पूंजीवादी विचारधारा को सपोर्ट कर रहे थे, वो इसमें शामिल थे। देखिए, नाटो का अस्तित्व आज भी है। इसी तरह बना सीटो। जो सीटो बनाया गया था, वो बनाया गया था, सीटो है, सेंटो है। तो जो सीटो था वो है साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी। अमेरिका ने जो दक्षिण पूर्व एशिया के देश थे उनके साथ मिलकर ये संगठन बनाया, और इसका उद्देश्य ये था कि दक्षिण पूर्वी एशिया की जो कंट्रीज़ हैं वो सोवियत संघ के प्रभाव में नहीं चले जाएं। तो दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों को सोवियत संघ के प्रभाव में जाने से रोकने के लिए अमेरिका ने ये संगठन बनाया। इसी तरह सेंटो बनाया गया। सेंटो, सेंटर ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जो सेंटो था वो मध्य एशिया के देशों के साथ बनाया गया था, ताकि मध्य एशिया के जो देश हैं वो सोवियत संघ के प्रभाव में ना जाएं। तो इस तरीके से सेंटो, सीटो, नाटो, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका की लीडरशिप में बनाए गए। और इसी तरह इसके जवाब में सोवियत संघ ने बनाया वार्सा पैक्ट। 1955 में सोवियत संघ ने जो कम्युनिस्ट विचारधारा के सपोर्टिव कंट्रीज़ थे, जो सोवियत संघ के प्रभाव में आ सकते थे, उनके साथ मिलकर सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट का निर्माण किया। तो विश्व में इस तरीके से सैनिक संधियाँ होने लगी, सैनिक गठबंधन बनने लगे। और ये जो गठबंधन बनते थे, इनमें ये इस तरह की यूनिटी होती थी कि हम एक हैं, अगर कोई भी देश हम में से किसी पर भी अटैक करेगा तो हम सभी देश मिलकर उस देश को इसका जवाब देंगे। मतलब जैसे आज हम बात करते हैं कि एक देश पर जो अटैक अगर किया जाता है तो उस ग्रुप में शामिल जितने भी देश हैं वो उसके सपोर्ट में आएंगे। तो इस तरीके से विश्व में सैनिक गठबंधन बनने लगे, सैनिक संधियाँ होने लगी। नेक्स्ट है शस्त्रीकरण की अविरल प्रतिस्पर्धा। शीत युद्ध के कारण शस्त्रीकरण की होड़ प्रारंभ हुई। विश्व शांति की जो योजनाएं थी वो बिल्कुल, जो प्रयास किए जा रहे थे वो बिल्कुल निष्फल हो गए।
एक तरफ अमेरिका ये प्रयास कर रहा था कि वो अधिक से अधिक अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करे, सबने अपना रक्षा बजट बढ़ा दिया। दूसरी तरफ सोवियत संघ अमेरिका से आगे निकलने का प्रयास कर रहा था। तो पूरे विश्व में शस्त्रीकरण की एक होड़ प्रारंभ हो गई। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यांत्रिकरण। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यांत्रिकरण से यह अभिप्राय है कि पूरा जो विश्व था वो दो भागों में विभक्त हो गया था, उनके बीच में कुछ नहीं था। यानी कि ये मानसिकता हो गई थी कि जो हमारे साथ नहीं है वो हमारा विरोधी है। तो एक मैकेनिस्टिक वर्ल्ड बन गया था, एक यंत्रीकरण विश्व राजनीति का हो गया था। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सैनिक दृष्टिकोण का पोषण। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सैनिक दृष्टिकोण आने लगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन भी अब उसी परिप्रेक्ष्य में किया जाने लगा। यानी कि अब शांति की बात कोई नहीं करता था। अगर अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझा जाता था तो वो युद्ध के परिप्रेक्ष्य में ही उसे समझा जाने लगा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ को पंगु करना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व में शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया था और संयुक्त राष्ट्र संघ से ये उम्मीद थी कि संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व में तनाव बढ़ने से रोकेगा, विश्व शांति बनाए रखेगा। लेकिन शीत युद्ध के कारण ये जो द्विगुटीय विश्व राजनीति हो गई, अस्त्र शस्त्रों की होड़ प्रारंभ हो गई, सैनिक संधियां होने लगी, सैनिक गठबंधन होने लगे। एक जो वातावरण था विश्व राजनीति का वो भय और अविश्वास का होने लगा। तो ऐसे माहौल में जो यूएनओ था वो भी एक निष्प्रभावी सी संस्था लगने लगा। संयुक्त राष्ट्र संघ सिर्फ एक वाद विवाद का मंच बन के रह गया। जैसा कि हम जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो मेन पावर थी वो सुरक्षा परिषद के पास थी और सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य थे जिसमें अमेरिका भी था और सोवियत संघ भी था और सुरक्षा परिषद के सदस्यों के पास वीटो पावर भी थी। तो वीटो पावर के प्रयोग से भी अगर कई बार अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की जाती तो महाशक्तियां वीटो पावर का प्रयोग करके भी उसे निष्प्रभावी कर देती थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जिस भूमिका की अपेक्षा की गई थी 1945 में इसका निर्माण करते समय ये लगने लगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ केवल एक मूक दर्शक बन गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ बिल्कुल निष्प्रभावी हो गया। नेक्स्ट है सुरक्षा परिषद को लकवा लग जाना। संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी सुरक्षा परिषद, जिस पर कि विश्व शांति बनाए रखने का सबसे प्रमुख दायित्व था। लेकिन सुरक्षा परिषद महाशक्तियों की वीटो पावर के कारण आवश्यक कार्यवाही नहीं कर पाया और ये देखा गया कि सुरक्षा परिषद में जब भी कोई प्रस्ताव लाया जाता तो वीटो पावर के कारण वो सफल नहीं हो पाता। नेक्स्ट है मानवीय कल्याण के कार्यों की उपेक्षा। शीत युद्ध के कारण विश्व राजनीति की जो मुख्य समस्या है वो सुरक्षा हो गई। तो मानवीय कल्याण के जो दूसरे कार्य किए जा सकते थे, जैसे कि इस समय कई देश उदित हुए जो बहुत गरीब थे, जिन देशों में भूखमरी की समस्या थी, अशिक्षा की समस्या थी, आर्थिक पिछड़ापन था, राजनीतिक अस्थिरता थी, बेरोजगारी थी। तो इस तरह की और भी बहुत सारी समस्याएं थी विकासशील देशों के सामने इस समय। लेकिन इन समस्याओं की उपेक्षा होने लगी। कोई इन समस्याओं की बात नहीं करता था कि किस तरीके से विकासशील देशों को इन समस्याओं से उभारा जाए, किस तरीके से मानवीय कल्याण के कार्यक्रम बढ़ाए जाएं। इनके बारे में कोई चर्चा नहीं करता था। पूरी जो विश्व राजनीति थी वो शक्ति की राजनीति बन गई थी। एक पावर पॉलिटिक्स विश्व राजनीति में प्रारंभ हो गई। तो मानवीय कल्याण के जो कार्यक्रम थे उनकी उपेक्षा की जाने लगी। अब हम बात करें सकारात्मक प्रभाव की। हमने शीत युद्ध के नकारात्मक प्रभाव तो बहुत देख लिए, पर क्या कहीं कुछ ऐसा भी था जो हमें ये दिखाई देता है कि ये पॉजिटिव इम्पैक्ट था? तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहला है गुट निरपेक्ष आंदोलन को प्रोत्साहन। देखिए, शीत युद्ध के कारण क्या हुआ कि विश्व राजनीति 2 गुटों में विभाजित हो गई। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया,
इसी समय कुछ ऐसे भी राष्ट्र उदित हुए जो न तो अमेरिका के ग्रुप में जाना चाह रहे थे, न सोवियत संघ के ग्रुप में। उनमें हमारा भारत भी एक था। तो भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सूत्रपात किया और भारत ने ये कहा कि ना तो हम अमेरिका के गुट में जाएंगे और ना हम सोवियत संघ के गुट में जाएंगे, हम गुटनिरपेक्ष रहेंगे। अर्थात दोनों में से दोनों ही गुटों से हम समान दूरी बनाए रखेंगे और हम स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करेंगे। तो भारत की इस बात को सपोर्ट मिस्र ने किया, युगोस्लाविया ने किया और धीरे धीरे बहुत से कंट्रीज गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल हो गए। जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो इसके सदस्यों की संख्या 61 थी, लेकिन आज इसके सदस्यों की संख्या बहुत अधिक बढ़ चुकी है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्यों की संख्या। और अभी भी ये मूवमेंट बना हुआ है गुटनिरपेक्ष आंदोलन, और ये विश्व राजनीति में अपनी सक्रिय भूमिका भी निभाता रहा है। तो ये जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है ये शीत युद्ध की ही देन रही और शीत युद्ध के कारण ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सूत्रपात हुआ। तो ये हम सकारात्मक पक्ष कह सकते हैं कि शीत युद्ध के कारण गुटनिरपेक्ष आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। दूसरा पॉइंट है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को प्रोत्साहन। एक तरफ जहां शीत युद्ध के कारण विश्व राजनीति में तनाव बढ़ने लगा, तो दूसरी तरफ इसके कारण शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना को भी बल मिला। ये महसूस किया जाने लगा कि हमें सामने वाले के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखते हुए विश्व में शांति का वातावरण कायम रखना है। नेक्स्ट है शीत युद्ध के कारण तकनीकी उन्नति और आणविक शक्ति का विकास। शीत युद्ध के कारण, जैसा कि अभी हमने बात की थी कि आणविक शक्ति का विकास हुआ, तो टेक्निकल डेवलपमेंट भी इसके कारण होने लगा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ में निर्णय शक्ति सुरक्षा परिषद के बजाय महासभा को हस्तांतरित हो गई। देखिए, सुरक्षा परिषद में क्या था कि जो महाशक्तियां थी इनके पास वीटो पावर था और वीटो पावर के कारण सुरक्षा परिषद कई बार आवश्यक कार्यवाही नहीं कर पाती थी। इसका रिजल्ट ये हुआ कि सुरक्षा परिषद के बजाय अब धीरे धीरे महासभा शक्तिशाली होने लगी। इस संबंध में 3 नवंबर 1950 एक प्रस्ताव लाया गया, शांति के लिए एकता प्रस्ताव, और इस प्रस्ताव से भी महासभा की शक्ति बढ़ी। इस प्रस्ताव में ये कहा गया कि अगर कभी ऐसा होता है कि विश्व शांति को खतरा है और सुरक्षा परिषद आवश्यक कार्यवाही नहीं कर पा रही है, तो ऐसी परिस्थिति में महासभा भी आवश्यक कार्यवाही करने की सिफारिश कर सकती है। तो ये जो शांति के लिए एकता प्रस्ताव लाया गया, इस प्रस्ताव के कारण भी यूएनओ महासभा की शक्ति बढ़ी। तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हम ये कह सकते हैं कि सुरक्षा परिषद में चूंकि सदस्य राष्ट्र कम हैं, सुरक्षा परिषद में जो मेन डिसीजन पावर है वो इन 5 महाशक्तियों के पास थी, लेकिन महासभा चूंकि विश्व के सभी राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करती है, तो महासभा में ज़्यादा देशों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तो हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादा लोकतांत्रिक हुआ। अगर हम ये कह रहे हैं कि सुरक्षा परिषद के बजाय पावर्स महासभा के पास आ रही है, इट मीन्स यूएनओ का जो स्वरूप है वो अधिक डेमोक्रेटिक हो रहा है। तो एक पॉजिटिव प्रभाव इसका ये पड़ा कि जो यूएनओ की जो पावर थी वो सुरक्षा परिषद के बजाय धीरे धीरे महासभा को ट्रांसफर होने लगी। नेक्स्ट है राष्ट्रों की विदेश नीति में यथार्थवाद का उदय हुआ। यथार्थवाद, देखिए, यथार्थवाद ये कहता है कि शक्ति संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की वास्तविकता है। इससे पहले प्रथम विश्व युद्ध के पहले तक क्या था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आदर्शवाद का युग था। ये माना जाता था कि विश्व में शांति स्थापित की जा सकती है, विश्व शांति, विश्व सरकार की स्थापना संभव है। लेकिन 1945 के बाद जो शीत युद्ध प्रारंभ हुआ, तो अब राष्ट्रों को व्यवहारिक रूप में ये समझ आ गया कि शक्ति संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की वास्तविकता है। तो अब सभी राष्ट्र अपनी विदेश नीतियां भी इसी के अकॉर्डिंग बनाने लगे, इसी के अकॉर्डिंग संचालित करने लगे। तो हम ये कह सकते हैं कि शीत युद्ध के कारण राष्ट्रों की विदेश नीति में यथार्थवाद आया। नेक्स्ट है
शक्ति संतुलन की स्थापना। शीत युद्ध के कारण शक्ति संतुलन स्थापित हुआ क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दो कंट्रीज बन गए जो बराबर के पावरफुल थे, अमेरिका और सोवियत संघ। और हम जानते हैं कि शक्ति संतुलन, हम पहले पढ़ चुके हैं ये टॉपिक, कि शक्ति संतुलन ये कहता है कि विश्व में दो गुट हों और दोनों गुट की शक्तियां एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। कोई भी इतना पावरफुल ना हो पाए कि दूसरे पक्ष को डोमिनेट कर सके। तो एक शक्ति संतुलन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बना। एक तरफ अमेरिका का ग्रुप था, एक तरफ सोवियत संघ का ग्रुप था, और इनको बैलेंस करने के लिए बैलेंसर की भूमिका निभा रहा था यूएनओ। तो ये हमने देखे कि शीत युद्ध के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़े। आप ये वीडियो देखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए, और इससे संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में है या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे कमेंट ज़रूर बताएं। थैंक यू।